हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रविंद्र गुप्ता। आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन इंस्टीट्यूट। हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 8 का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, जिसके अंदर हमने प्लास्टिक वाला पार्ट चालू कर दिया था। प्लास्टिक वाले पार्ट के अंदर हमने प्लास्टिक के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पढ़ लिया था, और हमने जो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के अंदर दैट इज़ 2 टाइप के प्लास्टिक पढ़े अपन ने, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। उनके अंदर मोनोमर्स का क्या अरेंजमेंट होता है, ये चीज़ भी हमने देख ली थी। मोनोमर्स के अरेंजमेंट में हमने 2 टाइप के अरेंजमेंट देखे थे। एक तो था हमारा दैट इज़ क्रॉस लिंक अरेंजमेंट, और एक था हमारा लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स। जो लीनियर टाइप का अरेंजमेंट था वो हमको देखने के लिए मिल रहा था हमारी थर्मोप्लास्टिक में, और जो क्रॉस लिंक अरेंजमेंट है वो देखने के लिए मिल रहा था हमको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। ठीक है, तो इतना हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कर रहे हैं हम दैट इज़ अवर प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, दैट इज़ अवर प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, चलिए इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद एक एक करके सारे पॉइंट समझेंगे अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक में फर्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक इज अ मटेरियल, प्लास्टिक इज अ मटेरियल विच कैन बी reuse, recycle, colored, rolled into thin sheets, and drawn into thin wires. Drawn into thin wires. सेकेंड पॉइंट लिखिए इसके अंदर, दैट इज प्लास्टिक इज अ मटीरियल विच डू नॉट react with air and moisture, also it is insoluble in water. That's why it do not corrode easily. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें थर्ड, प्लास्टिक is bad conductor of heat and electricity. That's why it is used as a covering of electrical wire, and used as a handle of
फ्राई पैन एंड स्क्रू ड्राइवर्स। ठीक है, तो ये हमारी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं प्लास्टिक की। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी? फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज प्लास्टिक इज अ मटेरियल विच कैन बी रीयूज, रिसाइकल, कलर्ड, रोल्ड इनटू थिन शीट्स एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, प्लास्टिक हमारा एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर दे सकते हैं, उसको हम थिन शीट में रोल कर सकते हैं और उसको थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब प्लास्टिक हमारा एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम कोई भी शेप और साइज़ दे सकते हैं, किसी भी तरीके से अपन उसको कलर दे सकते हैं, कोई सा भी कलर कर सकते हैं। और कुछ टाइप की प्लास्टिक्स हमारी क्या हो सकती हैं, रिसाइकिल या रीयूज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कौन से टाइप की प्लास्टिक हमारी रिसाइकिल और रीयूज़ हो सकती है? दैट इज़ अवर थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है प्लास्टिक इज अ मटेरियल विच डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, ऑल्सो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट्स वाई इट डू नॉट कोरोड ईजिली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी? प्लास्टिक की। दैट इज जो हमारी प्लास्टिक है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है और जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट नहीं करती, उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करती और वाटर के अंदर भी वो डिजॉल्व नहीं होती। इस वजह से उसका जो कोरोजन है, कोरोजन का मतलब क्या होता है? डैमेज होना। ठीक है, इस वजह से उसका जो कोरोजन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं होता है। ठीक है, यही चीज़ हमको देखने के लिए मिलती है हमारे जो मेटल की चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आयरन लिया। ठीक है, तो आयरन की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसके अंदर वो रस्ट खा जाता है। ठीक है, रस्ट खाने का क्या मतलब है? जंग लगना। ठीक है, और जंग किसकी प्रेजेंस में लगती है? जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट है उसकी वजह से। लेकिन प्लास्टिक जो है वो एयर और मॉइस्चर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करती, और दोनों के साथ रिएक्ट ही नहीं करती तो वो कोरोड नहीं होती, उस पर किसी तरीके का डैमेज नहीं होता और प्लास्टिक हमारी क्या हो जाती है? ड्यूरेबल नेचर की हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है प्लास्टिक इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई इट इज यूज एज अ कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड यूज एज अ हैंडल ऑफ फ्राई पैन्स एंड स्क्रू ड्राइवर्स। ठीक है, जो हमारी प्लास्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर है किसकी? हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, उसके अंदर से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं होती। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक है उसको वायर की कवरिंग बनाने के काम में भी ले सकते हैं। उसको जो स्क्रू ड्राइवर है, जैसे हमारे टेस्टर्स आते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट करते हैं, उसके जो हैंडल्स हैं वो भी किससे बने हुए होते हैं? हमारे किससे बने हुए होते हैं? प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। ठीक है, फ्राई पैन्स के हैंडल वो भी किससे बने हुए होते हैं? हमारे प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। कौन सी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं? अपन ने ये चीज़ पढ़ी है पिछले लेक्चर में, दैट इज़ वो हमारे बेकलाइट से बने हुए होते हैं, जो कि एक तरीके की क्या है? हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, तो प्लास्टिक क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट एनर्जी को कंडक्ट नहीं करता है, इस वजह से हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी के वायर की कवरिंग भी बना सकते हैं, हमारे स्क्रू ड्राइवर और फ्राई पैन के हैंडल्स भी बना सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड कर लो, दैट इज प्लास्टिक इज फाइन, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मटीरियल। प्लास्टिक इज़ फाइन, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मटेरियल। मतलब प्लास्टिक हमारा उस टाइप का मटेरियल है जो फाइन है, मतलब हम उसको स्मूथ फिनिश दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, एंड ड्यूरेबल मटेरियल, ड्यूरेबल का मतलब लंबा चलने वाला। ठीक है, अपन एक बहुत सिंपल एग्जांपल देखते हैं। हमारी जो बाल्टी होती है, बकेट, ठीक है, बकेट जो होती है, खाली प्लास्टिक की बकेट लो, उसका वेट करो तो उसका वेट कितना निकलेगा? 2 kg या 1.5 kg या 1 kg उसका वेट निकलेगा। लेकिन जब उसके अंदर अपन वाटर भर लेते हैं, उसके बाद जब उसको अपन उठाते हैं तो उसका वेट अक्रॉस 20 kg या 25 kg के अक्रॉस चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब एक प्लास्टिक की बाल्टी अपने वज़न से कितने गुना? 10 टाइम्स या 15 टाइम्स ज़्यादा वज़न उठा सकती है। ठीक है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, जो प्लास्टिक है वो हमारी क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका जो टेक्सचर आता है वो भी बहुत ज़्यादा क्या आता है? फाइन आता है। ठीक है, और ड्यूरेबल नेचर की होती है।
ठीक है। ड्यूरेबल नेचर का मतलब कल भी समझा था हमने, जैसे हमारे बाथरूम के अंदर एक प्लास्टिक की बाल्टी पड़ी है और एक हमारी मेटल की बाल्टी पड़ी है, तो जो मेटल की बाल्टी है वो क्या हो जाएगी, कोरोड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर रस्टिंग लगना चालू हो जाएगी। जितने मेटल्स हैं हमारे एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो प्लास्टिक है वो किसी भी तरीके से एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो वो कोरोड जल्दी नहीं होगी और हमको उससे बनाया हुआ मटेरियल क्या होगा, ड्यूरेबल नेचर का होगा। दैट इज ड्यूरेबल का मतलब लंबा चलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने क्या लिखी है, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है और ये प्रॉपर्टीज हमारी हेल्प करती हैं हमारी डे टू डे लाइफ के इक्विपमेंट्स बनाने में। कहाँ कहाँ पे इसके यूजेस आते हैं, किस किस तरीके से हम यूजेस लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, दैट इज अवर यूजेस ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ प्लास्टिक। चलिए लिखते हैं इसके अंदर, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, यूजेस ऑफ प्लास्टिक में फर्स्ट पॉइंट है पेट is a plastic which is used to make microwave containers, cool drink bottle, and other food grade items या food grade containers, another food grade containers। ठीक है, सेकंड लिखिए इसके अंदर, लिख लीजिए एक बार, फिर समझते हैं एक एक करके सारा। दैट इज PVC। PVC is used to make sanitary fittings, ठीक है। थर्ड डालिए, दैट इज टेफ्लॉन is used as a non-stick coating on the utensils on which oil and water do not stick। ठीक है। फोर्थ, मेलामाइन is used to make kitchenware and to make fire resist fabric। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, दैट इज बेकलाइट। Bakelite is used to make switchboards, and handles of fry pan and screwdrivers।
ठीक है, बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारे प्लास्टिक के, लेकिन हमने कुछ ही यूजेस लिखे। ठीक है, समझते हैं कि एक यूजेस इसके। दैट इज़, पहला है हमारा, दैट इज़ पेट इज़ अ प्लास्टिक विच इज़ यूज टू मेक माइक्रोवेव कंटेनर्स, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स एंड अदर फूड ग्रेड कंटेनर्स। ठीक है, पैट हमारा हम सब जानते हैं, पॉलीइथाइलिन टेराफिटिलेट, दैट इज़ अवर पैट। ये वाली जो प्लास्टिक है हमारी, ये बहुत अच्छी फूड ग्रेड प्लास्टिक होती है। ठीक है, जितने भी हम कभी हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, जैसे मम्मी के साथ कभी गए होंगे, तो मम्मी जाके प्लास्टिक की दुकान पे यही बोलती है कि मुझे दाल रखने के लिए पेट प्लास्टिक के बने हुए कंटेनर दिखा दीजिए। ठीक है, पेट की प्लास्टिक क्या है, हमारी फूड ग्रेड प्लास्टिक है। फूड ग्रेड प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, फूड ग्रेड प्लास्टिक हमारी उस टाइप की प्लास्टिक होती है जिसके अंदर अगर हम ठंडा या गर्म डालते हैं तो वो प्लास्टिक हमारे फूड को हार्म नहीं करती है। ठीक है, तो जो पेट के कंटेनर्स हैं, जो पेट के प्लास्टिक से बने हुए कंटेनर्स हैं, वो फ्रिक्वेंटली हमारे काम में आते हैं फूड आइटम्स को रखने के लिए या फूड आइटम्स को कुछ कुक करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारी पेट प्लास्टिक है उससे हम किस टाइप के कंटेनर बनाते हैं, हमारे माइक्रोवेव ओवन में काम में आने वाले। माइक्रोवेव ओवन सब जानते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम कुछ भी चीज़ प्लास्टिक के कंटेनर की रख दें, गर्म हो जाती है फटाफट। ठीक है, तो जो माइक्रोवेव कंटेनर्स है वो हमारे किससे बनते हैं, पेट प्लास्टिक से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स आती है हमारी, ठीक है, वो भी हम पीते हैं। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स भी हमारी किससे बनती हैं, पेट प्लास्टिक से बनती हैं। और भी फूड ग्रेड प्लास्टिक के जो कंटेनर्स बनते हैं वो हमारे किससे बनते हैं, मतलब सबसे अच्छा प्लास्टिक कौन सा है फूड किसी फूड आइटम को रखने के लिए, वो है हमारा पेट। ठीक है, उसके बाद सेकंड पीवीसी। पीवीसी इज द पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी इज यूज्ड टू मेक द सैनिटरी फिटिंग्स। सैनिटरी फिटिंग्स का मतलब क्या हो गया, उस टाइप की फिटिंग्स तो हमारे बाथरूम में लगती हैं। ठीक है, बाथरूम के अंदर जो हमारी फिटिंग होती है, तो ग्रीन कलर के पाइप सब नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर के पाइप है वो किससे बने हुए होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। ठीक है ना, तो जो पॉलीविनाइल पीवीसी के पाइप्स होते हैं वो हमारे सैनिटरी फिटिंग्स में काम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड, टेफ्लॉन इज यूज टू मेक यूज एज ए नॉन स्टिक कोटिंग ऑन द यूटेंसिल्स ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। हमारे जितने भी नॉन स्टिक के बर्तन आते हैं उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो प्लास्टिक का नाम क्या है, टेफ्लॉन। ठीक है, ये टेफ्लॉन एक ऐसी कोटिंग है जिसके ऊपर हमारा ऑयल और वाटर या कोई भी चीज़ स्टिक नहीं करती, और इसकी अगर कोटिंग हम किसी भी यूटेंसिल पे लगा देते हैं तो हम उस यूटेंसिल को बोलते हैं दैट इज इट इज़ नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। ठीक है, चलिए फोर्थ, मेलामाइन इज यूज टू मेक किचनवेयर एंड टू मेक फायर रेजिस्ट फैब्रिक। हमारा जो मेलामाइन फाइबर है, जो हमारा मेलामाइन प्लास्टिक है, ठीक है, जो हमारा मेलामाइन प्लास्टिक है, हम उसको कहाँ पे काम में लेते हैं, किचनवेयर बनाने के। ठीक है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हमको किसी क्रॉकरी की शॉप पे जाते हैं और उससे बोलते हैं कि डिनर सेट दिखा दो, तो वो बोलता है जो बेस्ट डिनर सेट है वो किससे बना हुआ है, हमारा मेलामाइन से, और वो थोड़ा महंगा भी आता है। तो मेलामाइन हमारी क्या है, मेलामाइन हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कैटेगरी में आती है। और जो इसके जो बने हुए हमारे बर्तन होते हैं, जो मेलामाइन से बने हुए हमारे किचनवेयर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्क्रैच फ्री भी होते हैं, उनके ऊपर बहुत जल्दी स्क्रैचेस भी नहीं आते, किसी तरीके का स्टेन भी नहीं आता। जैसे हमने एक लो क्वालिटी का डिनर सेट खरीदा, ठीक है, उसके अंदर मैंने सब्जी परोसी, ठीक है, तो सब्जी में तो कई बार क्या होता है, ऑयल के स्टेन्स आना चालू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेलामाइन के अंदर इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती, वो जैसा है वैसा ही रहता है बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, तो मेलामाइन एक तो हमारे किचनवेयर बनाने के बहुत फ्रिक्वेंटली काम में आता है, और एक तरीके का स्पेशल फैब्रिक भी बनाता है जिसमें से आग नहीं लगती है। ठीक है, तो जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं वो एक तरीके का फैब्रिक पहनते हैं जिसके अंदर आग नहीं लगती है। वो फैब्रिक किससे बना हुआ होता है, हमारी मेलामाइन प्लास्टिक से बना हुआ होता है। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है मेलामाइन प्लास्टिक की, वो एक तरीके की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो हाई टेम्परेचर पे भी अपना शेप और साइज़ क्या रखती है, रिटेन रखती है। रिटेन का मतलब अपने शेप और साइज़ को खोती नहीं है, मेल्ट ही नहीं होती है और अपने साइज़ को डिफॉर्म नहीं होने देती है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है हमारा बेकलाइट। बेकलाइट भी हमारी एक तरीके की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसको हम फ्रिक्वेंटली काम में लेते हैं स्विच बोर्ड्स बनाने के, जो स्विच बोर्ड के जो स्विचेस हैं वो बनते हैं, और प्लस जो हमारे फ्राई पैन और स्क्रू ड्राइवर के हैंडल्स हैं वो भी हमारी कौन सी प्लास्टिक से बनते हैं, दैट इज़ बेकलाइट प्लास्टिक से बनते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक
के बहुत सारे यूजेस हैं, उसमें से मैंने उसके कुछ यूजेस लिखे हैं, और भी कई यूजेस हैं जिसको हम फ्रिक्वेंटली हम हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर काम में लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे यूजेस हैं वो सारे कॉम्प्लीमेंट किसको कर रहे हैं, प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ और प्लास्टिक के यूजेस। प्लास्टिक के यूजेस हमने देखे तो हमको यही लग रहा है कि प्लास्टिक हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली काम में आती है, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी कर देती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक है तो ही पॉसिबल हो पाती है। दूसरी चीज़, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है क्योंकि ये सिंथेटिकली बनती है, ठीक है, केमिकल से बनती है, इसलिए इसका रेट भी क्या होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, हमने अपने पूरे चैप्टर के अंदर यही चीज़ देखी है कि जो चीज़ें हमारी केमिकल से बन रही हैं वो हमारी जेब पे तो ज़्यादा भारी नहीं होती हैं, लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा भारी होती है। प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो किस चीज़ की है, दैट इज़ उनका नॉन बायोडिग्रेडेबल होना। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज नहीं होती है सॉइल के अंदर। ठीक है, और वो जब वो सॉइल के अंदर डिकम्पोज नहीं होती हैं या एनवायरनमेंट उसको डिकम्पोज नहीं कर पाता है तो वो क्या क्रिएट करने लग जाता है, पॉल्यूशन क्रिएट करने लग जाता है। ठीक है, तो अब जो अपन बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी चीज़ पे है, दैट इज़ अवर प्लास्टिक किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, दैट इज़ अवर प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें अपन देखने वाले हैं वो चीज़ ये देखेंगे कि किस तरीके से प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, देखो प्लास्टिक हमने काम में लिया, बहुत ज़्यादा सस्ता था, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अच्छी बात है, बहुत फ्रिक्वेंटली उसने हमारे बहुत सारे काम सिंपल कर दिए, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो हमारी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर अपन इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक डालिए इसके अंदर, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, प्लास्टिक इज a type of material which do not decompose easily। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज when we burn the plastic, it produce very poisonous gas। Third, when we dump plastic in water, it causes water pollution। because it is not corroded by water,
वाटर। ठीक है, थर्ड लिखिए। फोर्थ, व्हेन accidentally cow or other animal eat plastic polybags, it choke their respiratory system, which cause their death. Sometimes की जगह मैं लिखूंगा most of the time. It is appropriate. Most of the time we throw polybags here and there, which causes clogging of the drains. चलिए, इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्लास्टिक इफेक्ट करती है, ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? प्लास्टिक इज अ टाइप ऑफ मटेरियल विच डू नॉट डिकम्पोज इजीली। ठीक है, प्लास्टिक हमारा उस टाइप का मटेरियल होता है जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, या मैं बोलूँ कि नाम मात्र का डिकम्पोज होता है सॉइल के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने फ्रूट के मेरे छिलके हैं, जैसे बनाना खाया, बनाना का मेरा छिलका है, मैंगो खाया, मैंगो का मेरा छिलका है, ठीक है, तो उन छिलकों को मैंने मिट्टी के अंदर फेंक दिया। ठीक है, केयरलेसली फेंक दिया, कोई अपन ज़्यादा नहीं सोच रहा, अपन ने जस्ट उसको उठा के मिट्टी में फेंक दिया। ठीक है, तो थोड़े दिनों बाद आप क्या देखोगे, वो छिलके गायब हो जाएंगे। तो गायब होने का क्या मतलब हुआ? गायब होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो गायब हो गए, इनविजिबल हो गए। वो क्या हुआ? सॉइल ने उसको धीरे धीरे डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, लेकिन जब प्लास्टिक के साथ हम यही चीज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पॉली बैग लाया, उसके अंदर मैं अपने फ्रूट्स रख के लाया था। ठीक है, उस पॉली बैग को मैंने उस सॉइल के अंदर फेंक दिया। ठीक है, थोड़े दिनों बाद जो फ्रूट्स के छिलके थे वो तो क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन वो जो पॉली बैग है वो एज इट इज़ वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो इनविजिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉइल इसको डिकम्पोज नहीं कर पाती। ठीक है, तो प्लास्टिक के साथ ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से प्लास्टिक क्या क्रिएट करना चालू कर देता है? पॉल्यूशन क्रिएट करना चालू कर देता है। ठीक है, आगे भी पढ़ते हैं अपन। दैट इज व्हेन वी बर्न द प्लास्टिक इट प्रोड्यूस वेरी पॉइजनस गैस। ठीक है, जब भी हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो प्लास्टिक के अंदर से बहुत पॉइजनस गैसेस निकलती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वो सॉइल के अंदर डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तो हमने अपना क्या लगाया? दिमाग लगाया। दिमाग लगा के हमने क्या किया? हमने उनको बर्न करना चालू कर दिया। जैसे कोई चीज़ हमारी क्या होती है, कोई चीज़ हमारी बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं हो रही है, तो हमको डिकम्पोज करने के लिए क्या करते हैं? उसको बर्न कर देते हैं। तो हमने उसको बर्न किया, तो बर्न करने पे क्या हुआ? बर्न करने पे उसमें से पॉइजनस गैसेस निकलना चालू हो गई, और जो वो पॉइजनस गैसेस थी वो क्या क्रिएट करने लगी? विच क्रिएट एयर पॉल्यूशन, विच क्रिएट एयर पॉल्यूशन। ठीक है, उसमें से पॉइजनस गैस निकली
एटमॉस्फेयर के अंदर गई और एटमॉस्फेयर के अंदर एयर पॉल्यूशन क्रिएट करना चालू कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स हैं वो किससे बने हुए हैं, पेट्रोकेमिकल से बने हुए हैं। तो जब हम उनको बर्न करते हैं तो क्या होता है, हम एक तरीके से पेट्रोकेमिकल्स को ही बर्न कर रहे हैं। तो जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो बर्न होंगे तो वो गैसेस भी केमिकल्स वाली ही निकलेंगी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो जितनी भी गैसेस हैं ये सारी क्या होती हैं, पॉइजनस नेचर की होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली, ठीक है। जो जितने भी गैसेस हैं सारी हमारी क्या है, पॉइजनस गैसेस होती हैं। अगर ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के डिजीज़ क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो प्लास्टिक को बर्न करके भी डिकम्पोज करना हमारा फेवरेबल आइडिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है that is when we dump plastic in water it causes water pollution because it is not corroded by the water, ठीक है। जैसा कि एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे बहुत काम में आती है, एक एडवांटेज है किस चीज़ का, कि जो हमारी प्लास्टिक है वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। इस वजह से उसका कोरोजन भी नहीं होता है, ये यहाँ पे तो एडवांटेज है। लेकिन जब हम इसका वेस्ट हो जाता है, मतलब हमारी जो प्लास्टिक है, जो हमारी वेस्ट प्लास्टिक है, उसको भी हम जब वाटर के अंदर डंप करते हैं तो वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करती और सालों साल तक वाटर के अंदर एज इट इज़ पड़ी रहती है, ठीक है। उसकी वजह से वो वाटर के अंदर एक तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट करना चालू कर देती है। तो कई बार डिस्कवरी चैनल पे ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि जो टॉर्टॉइज है उसके प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन अटक गया, ठीक है। कोई मछली है वो प्लास्टिक की बोतल के अंदर उसने मुंह डाल दिया, वो उसके फंस गया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो जब अपन इस टाइप के प्लास्टिक के मटेरियल्स को वाटर के अंदर डंप करते हैं तो हम अपनी मरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं गलत वे में, ठीक है। तो क्योंकि प्लास्टिक हमारी कोरोड तो होगी नहीं, तो एक तरीके से वो मरीन लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालना चालू कर देगी, ठीक है। तो जो प्लास्टिक है जब उसको वाटर के अंदर डंप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका नेचर नहीं है एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला, तो वो एज इट इज़ पानी के अंदर पड़ी रहती है और पॉल्यूशन क्रिएट करती रहती है, जिसकी वजह से हमारी मरीन लाइफ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, ठीक है। Fourth, when accidentally cow or other animal eat plastic polybags, it chokes their respiratory system, which causes their death, ठीक है। बहुत बार आता है, बहुत बार सरकार भी कहती है अगर आप कचरा फेंक रहे हो तो कोशिश ये करो कि पॉली बैग्स के अंदर पैक करके कचरा मत फेंको। क्यों नहीं फेंकना है, क्योंकि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं और वो कचरे में से उन पॉली बैग सहित ही उस चीज़ को खा लेते हैं। अब पॉली बैग्स की वही प्रॉपर्टी कि वो कोरोड नहीं होती है, वो डिकम्पोज नहीं होती है, तो वो उनके जब वो उसको स्वेल कर रहे होते हैं, जब वो उसको अंदर निगल रहे होते हैं तो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके अटक जाती है, क्योंकि वो एनिमल्स हैं वो बता नहीं पाते हैं और वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटकी रहती है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण हो जाती है उनकी डेथ का, ठीक है। इसलिए जब भी अपन कोई चीज़ फेंकें तो कोशिश ये करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्रूट्स लाए, फ्रूट को हमने छीला, हम सब्जी लाए, सब्जी को हमने छीला, तो छीलने के बाद उसका कचरा हम पॉली बैग्स के अंदर भरते हैं और उसको एज इट इज़ फेंक किया जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमको उस कचरे को अलग फेंकना है, पॉली बैग्स को अलग फेंकना है, ठीक है ना। चलिए, तो जो हमारी काउज हैं और अदर एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जो प्लास्टिक के पॉली बैग्स होते हैं उनको खा लेते हैं और खाने की वजह से क्योंकि ये कोरोड नहीं होता है तो कभी इंटेस्टाइन में फंस जाता है और कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंस के चोक कर देता है, उस वजह से हमारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी थ्रो पॉली बैग्स हियर एंड देयर विच कॉजेज क्लॉगिंग ऑफ द ड्रेन्स, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं समटाइम्स लिख रहा था लेकिन फिर मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिखा, क्योंकि हम ये चीज़ फ्रिक्वेंटली करते हैं। क्या करते हैं, हम सामान लाए पॉली बैग्स के अंदर, लाने के बाद हमने क्या किया, उसमें सामान खाली किया और उसको हमने एक बॉल बना के और कहाँ पे फेंक दिया, रोड पे फेंक दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, आप मानो या नहीं मानो, तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। हमारे जो पॉली बैग्स हैं वो उड़ के हमारी जो
नालियाँ होती है उनके अंदर जाते हैं, उनके अंदर जाने पे उन ड्रेन्स को क्या कर देते हैं, क्लॉग कर दे। क्लॉग का मतलब, करने का मतलब क्या होता है, पानी जो कंटिन्यूसली इसमें बह रहा है उसको एक तरीके से ऑब्स्टिकल का काम कर देते हैं। ठीक है, अब जब उसको पानी बहना बंद हो जाएगा, एक तरीके का ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाएगा, तो उसका जो सारा पानी है वो रोडों पे बहना चालू हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी पॉलीथीन्स जो हैं वो हमको रोड पे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट टॉपिक के अंदर हमने इसी चीज़ का डिस्कशन किया है कि किस तरीके से प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती है नेगेटिव वे में। ठीक है, इसके माना कि बहुत अच्छे अच्छे यूजेस हैं, हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाती है, लेकिन हम इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब जितने भी हमारी ये चीज़ें हैं जो प्लास्टिक जो प्लास्टिक एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती है, हम इस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। रोक किस तरीके से सकते हैं, कुछ तरीक़ों को बदल के। कौन कौन से तरीके हैं, अब वो चीज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, दैट इज़ अवर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन किस चीज़ का, जो हमने अपनी प्रॉब्लम्स अभी लिखी थी पिछले टॉपिक में, उनका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट लिखिए, दैट इज अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक as far as possible। ठीक है, सेकेंड, यूज कॉटन और जूट कैरी बैग्स, कॉटन और जूट कैरी बैग्स to carry something, to carry। ठीक है, थर्ड, we have to collect bio bulk and non waste। Do not throw money bags। Principle, that is, first is reduce, second is reuse, third is recycle, and fourth is
रिकवर, COVER, रिकवर। चलिए, एनवायरनमेंट को प्लास्टिक इफेक्ट कर रही है, किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, हमने ये चीज़ें देख ली। अब हम कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप उठा के उस चीज़ को रोक सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो सॉल्यूशंस के अंदर जो फर्स्ट है हमारा वो यही है, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। हमको कम से कम प्लास्टिक को काम में लेना है, जहाँ तक हम उसको अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। अगर हमारा काम नहीं चल रहा है तो हम काम में लेंगे, लेकिन अगर हमारा काम चल रहा है प्लास्टिक के बजाय किसी और चीज़ से, तो हम उसको काम में लेने बजाय किसी प्लास्टिक को, ठीक है ना। तो प्लास्टिक को जितना कम हो सकता है उतना कम हम काम में लें, ठीक है। उसके बाद यूज़ कॉटन और जूट कैरी बैग्स टू कैरी समथिंग, ठीक है। सरकार भी, गवर्नमेंट भी बोलती है हमको कि जब भी आप सब्जी वगैरह लेने जाएं तो अपने जूट का थैला साथ में लेके जाएं। क्यों लेके जाएं? क्योंकि जब हम जूट का थैला साथ में लेके जाएंगे तो हमको प्लास्टिक के कैरी बैग्स या पॉली बैग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कॉटन का बना हुआ थैला या जूट का बना हुआ थैला लेके जाएं या थैलियाँ लेके जाएं। कॉटन और जूट के अंदर क्या चीज़ स्पेशल है? स्पेशल ये है कि ये हमारे एक तरीके के बायोडिग्रेडेबल नेचर के हैं, मतलब बाय चांस अगर ये ख़राब भी हो जाते हैं तो आसानी से डिकम्पोज हो जाएंगे सॉइल के अंदर कंपेयर टू अवर प्लास्टिक, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड है, वी हैव टू कलेक्ट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली एंड वी ऑल्सो डिकम्पोज इट सेपरेटली। हर घर से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो सेपरेटली कलेक्ट होना चाहिए और उसका जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो भी क्या होना चाहिए? सेपरेटली होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर जगह पर हर टाइप का कचरा क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। इससे क्या होता है, जो हमारा डिकम्पोज ना होने वाला कचरा है वो किसी काम का नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल मुझे रिसाइकिल करने हैं, जैसे प्लास्टिक की प्रॉपर्टी कि वो रिसाइकिल हो जाती है। अगर कचरा बहुत सारा होगा जिसके अंदर डिकम्पोज होने वाला भी वेस्ट होगा और जो डिकम्पोज नहीं होता उस टाइप का वेस्ट होगा, तो अपन उसको सेपरेट करने में क्या आएगी? बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उसका जो सेपरेशन का प्रोसेस है वो वहीं से हो जाना चाहिए जहाँ से हम उसको कलेक्शन करते हैं या जहाँ से हम उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस वजह से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो जिस टाइप की प्लास्टिक हमारी डिकम्पोज हो सकती है वो जिस टाइप की प्लास्टिक हमारी वो डिकम्पोज नहीं हो सकती, उसका एक अलग बंडल बना लो और उसका क्या करना है फिर हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो जो दो टाइप के हमारे वेस्ट हैं, जो बायोडिग्रेडेबल नेचर का है उसको अलग कलेक्ट करो और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का है उसे अलग कलेक्ट करना चाहिए, जिससे उनका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी सेपरेटली हम कर सकें, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, वी डू नॉट थ्रो पॉली बैग्स हियर एंड देयर स्पेशली इन वाटर। हमको ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे जो पॉली बैग्स हैं हम उनको इधर उधर नहीं फेंकें। अगर बाई चांस वो फट गए हैं और ख़राब हो गए हैं तो प्रॉपर जो उसकी जगह है वहीं पे जाके हमको फेंकना है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इधर उधर रोड के साइड में फेंक देंगे तो वो एंड में कहाँ पे जाएगा? हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर जाएंगे और उसको क्लॉग करना या ब्लॉक करना चालू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है, वी यूज़ 4R प्रिंसिपल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल में क्या है? दैट इज़ रिड्यूस का मतलब कम से कम इस्तेमाल करो, ठीक है। रीयूज़ का मतलब कोई चीज़ किसी काम के लिए, जैसे मग्गा है, ठीक है, जैसे हमारा एक मग है प्लास्टिक का, ठीक है, उसका हैंडल टूट गया तो वो ख़राब नहीं हुआ है अभी, उसके अंदर आप प्लांट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर प्लांट लगा लो। तो हमने क्या किया, जो मग पहले मग था अब वो क्या किस तरीके से काम कर रहा है? फ्लावर पॉट की तरह काम कर रहा है। तो हमने उस पर्टिकुलर प्लास्टिक के मग को क्या कर लिया? रीयूज़ कर लिया, ठीक है। तो हमको रिड्यूस करना है। सबसे पहले रिड्यूस का मतलब कम से कम इसको काम में लें। उसके बाद हमको प्लास्टिक की चीज़ को रीयूज़ करना है, हमको इसको इतनी जल्दी डिस्कार्ड नहीं करना है, ठीक है। रिसाइकल, जो प्लास्टिक हमारी रिसाइकिल हो सकती है उसे हमें रिसाइकिल में देना है, ठीक है। हमारा वो कबाड़ी वाला आता है, ठीक है, जो वो कबाड़ी वाला आता है उसको हम उस टाइप की प्लास्टिक तो बेच ही सकते हैं जो हमारी रिसाइकिल हो सकती है और उसके हमको अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। तो कोशिश यही करिए कि जो हमारी वेस्ट प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक हमारी रिसाइकिल हो सकती है, आप पर्टिकुलर उसको कैसे भी करके रिसाइकिल प्रोसेस तक पहुंचाइए,
ठीक है, या रिसाइकिल प्लांट तक पहुंचाइए, ठीक है। और इसके बाद रिकवर का मतलब जो मोस्ट हमारी प्लास्टिक है जो रिसाइकिल हो सकती है, हमें उसको रिकवर करना ज़रूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ जो प्लास्टिक हमारी रिसाइकिल हो सकती है उसको भी रिकवर करो, जो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकती है उसको भी रिकवर करो, और रिकवर करके उसे हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे उसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। अगर प्लास्टिक में ये 4R प्रिंसिपल अपन लगाएंगे तो हमारी पॉल्यूशन बहुत हद तक अपन कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये यहाँ पे ओवर होता है। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ देखी हमने सिंथेटिक फाइबर की, वो कैसे बनते हैं, किस तरीके से काम में आते हैं, उनके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। उसी तरीके से प्लास्टिक वाला टॉपिक भी हमने पूरा इसी तरीके से पढ़ा। सबसे पहले प्लास्टिक किस तरीके से बनता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कितने टाइप की प्लास्टिक होती हैं, इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करता है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर देखी। तो ये चैप्टर क्वाइट इंटरेस्टिंग था, बहुत सारी चीज़ें हमको इससे सीखने के लिए मिली और डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर भी और प्लास्टिक भी हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर फ्रिक्वेंटली काम में लेते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हमारी, इसके अंदर आप कमेंट में या किसी भी तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़िए, और इसके जो पीछे के MCQs हैं, क्योंकि थ्योरीज भी आपके पास पहुंची गई है चैप्टर की, ठीक है, तो उसके अंदर पीछे MCQs हैं, उनको भी ट्राई करना चालू कर दीजिए। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दैट इज़ अवर मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है। पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है उस चैप्टर को। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अवर मेटल्स एंड नॉन मेटल। तब तक के लिए थैंक यू।